IBN 7 हौसला है। तो इतने महीनों में आपने इबोला के बारे में सुना होगा, लेकिन ये खबर हमारे लिए आज खास इसलिए हो गई है क्योंकि बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी इबोला ने भारत में दस्तक दे दी है। घबराइए नहीं, इस जानकारी को लेकर और क्या हम यहाँ पे ध्यान निकाल सकते हैं, किस तरह से कदम उठा सकते हैं, इस खबर के साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सूचना देने की हमारी यहाँ पे मंशा है। राजधानी दिल्ली में इबोला का पहला मरीज मिला है। इस मरीज की उम्र 26 साल है। ये इबोला प्रभावित देश लाइबेरिया से 10 नवंबर को दिल्ली आया था। उस वक्त एयरपोर्ट पर हुई जांच में युवक में इबोला के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसके सीमेन की रिपोर्ट में इबोला के संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित युवक को सबसे अलग थलग रखा है। इबोला, वो बीमारी जिसके खतरे से पूरी दुनिया खौफ में है, वो बीमारी जिसका अब तक नहीं मिल पाया है कोई इलाज, वो बीमारी जो अब तक ले चुकी है हजारों जान। अब इस जानलेवा बीमारी का खतरा पहुंच गया है भारत। दिल्ली में मिला है खतरनाक इबोला का पहला मरीज। 10 नवंबर को लाइबेरिया से दिल्ली पहुंचे एक युवक में इबोला संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये भारतीय युवक लाइबेरिया में काम करता था। 10 नवंबर को जब ये युवक लाइबेरिया से आया तब उसका इलाज हो चुका था। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें इबोला के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन बाद में जब उसके सीमन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें इबोला संक्रमित होने की पुष्टि हुई। ये जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमे के कान खड़े हो गए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक हाई रिस्क पेशेंट का था जो पहले से ही ट्रीटमेंट करा के आया हुआ था। वो जब यहाँ भारत आए हैं तो उसी समय उनको क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में रख दिया गया था। फिलहाल इबोला पीड़ित युवक को दिल्ली एयरपोर्ट पर बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ पूरी एहतियात बरती जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जब तक इस युवक के सारे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उसे दिल्ली एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अस्पताल में ही रखा जाएगा। ये उन देशों से आया जिनके बारे में हमको WHO ने हाई अलर्ट किया हुआ। जी, इंडियन सिटीजन है और वो बिल्कुल ठीक हैं, अंडर कंट्रोल हैं और हम उनको पूरी मेडिकेशन भी है और वो तब तक हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि टेस्ट नेगेटिव है। आपको बता दें कि इबोला अफ्रीका के कई देशों में तबाही मचा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस खतरनाक वायरस से अब तक 8,399 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,033 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ऑस्ट्रेलिया में हुई G20 देशों की बैठक में भी इबोला से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पश्चिम अफ्रीका में कोहराम मचाने वाले इबोला वायरस के खतरे से आज पूरी दुनिया डरी हुई है और दुनिया के बड़े देश इस बीमारी की काट तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इबोला वायरस और ये कैसे फैलता है। इबोला के संक्रमण का पहला मामला करीब 40 साल पहले सामने आया था। उसके बाद से ये बीमारी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बार इबोला संक्रमण सबसे खतरनाक है। साल 1976 में अफ्रीका में पहली बार इबोला संक्रमण का पता चला था। सूडान की मिजारा और कांगो के इबोला गिनी में एक साथ इबोला का संक्रमण फैला था। कांगो की ही इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला पड़ गया। तब से अब तक अफ्रीका में 15 बार इबोला संक्रमण फैल चुका है। हर बार कुछ तय सावधानियां और तौर तरीके अपनाकर इबोला को महामारी बनने से रोकने में सफलता पाई जा चुकी है, लेकिन इस बार इबोला काफी खतरनाक रूप में है। आइए जान लेते हैं क्या है इबोला वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फ्रूट बैट यानी चमगादड़ इबोला वायरस का प्राथमिक स्रोत है। इबोला वायरस 2 से 21 दिन में शरीर में पूरी तरह फैल जाता है। इसके संक्रमण से कोशिकाओं से साइटोकाइन प्रोटीन बाहर आने लगता है। कोशिकाएं नसों को छोड़ने लगती हैं और उससे खून आने लगता है। अब आपको बताते हैं कि इबोला कैसे फैलता है। मरीज के संपर्क में आने से इबोला संक्रमण होता है। मरीज के खून, पसीने के संपर्क से और छूने से ये फैलता है। महामारी वाले इलाकों में पशुओं के संपर्क से भी ये फैलता है। बात करें इबोला के लक्षणों की तो इबोला के संक्रमण से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, तेज रोशनी से आंखों पर असर पड़ता है। मरीज बहुत ज्यादा देर तक तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी आंखों से जरूरत से ज्यादा पानी आने लगता है।
मरीज को तेज बुखार आता है, साथ ही कॉलरा, डायरिया और टाइफाइड जैसे लक्षण दिखते हैं। इबोला संक्रमण का कोई तय इलाज नहीं है, लेकिन मरीज को बिल्कुल अलग जगह पर रखकर उसका इलाज किया जाता है ताकि संक्रमण बाकी जगह न फैले। मरीज में पानी की कमी नहीं होने दी जाती है और उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने की कोशिश की जाती है। That there's a mistrust, I think, a little bit of distrust maybe even of healthcare professionals. In part that's fueled by the fact that there is no good antiviral, there is no good vaccine. So when these healthcare workers show up, they're not offering some panacea to what is happening here, and so there's not a lot of trust, and a lot of the people who are getting infected aren't hearing the right messages. And you also have several epidemics sort of starting in different points almost simultaneously now. इबोला वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी चपेट में आने से मरने वालों की तादाद बेहद ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक इबोला संक्रमित मरीजों में 50 से 80% मरीजों की मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इबोला के लक्षण और उसके इलाज के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे खास मेहमान, मैक्स अस्पताल के डॉक्टर आशीष जैन और डॉक्टर शालिनी पांडे। डॉक्टर शालिनी, इबोला के बारे में हमने ये जानकारी तो ली ही अपनी इस रिपोर्ट में। अब जहां तक लक्षण की बात है तो सबसे बड़ी समस्या शायद ये होती है कि ही पहचानने में देरी तो नहीं हो जाती, क्योंकि कॉलरा की बात करें, मलेरिया की बात करें, वायरल हेमोग्रेज की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि क्योंकि लक्षण सामान्य हैं तो लोगों को बहुत बाद में पता लगता है कि ये इबोला से संक्रमित है। एक्चुअली इसमें हमें सबसे पहले एक हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि पेशेंट कहीं उस इलाके से तो नहीं आया हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी इबोला है। तो वो उसके लिए जो हमारी पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, जैसे हमारे जहाँ शिप्स आते हैं, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे स्कैनिंग होती है इनके लिए और वहाँ पे थर्मल स्कैनर्स हैं और वहीं से हम पेशेंट की जांच शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में आउटब्रेक हुआ नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले वो होता है। और इसके अलावा यहाँ पेशेंट, हाँ, ये मिमिक करता है बाकी कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया जैसे, तो हमें वो सारे टेस्ट करके पहले उनको रूल आउट कर लेना है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही विरुलेंट वायरस है, बहुत ही तेज अपना असर दिखाता है। इसकी वजह से हमें जो टेस्ट होते हैं, हमको पेशेंट को जैसे ही पेशेंट का पॉजिटिविटी आती है, उसके कुछ स्पेशल सेंटर्स है, वहां हमें उनको सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजना होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव आ जाता है, आपको उस पेशेंट को अलग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे हम लोग क्वारंटाइन कहते हैं, रखना होता है। और फिर कोई भी उसके रिलेटिव्स या कोई भी लोग उससे मिलना अलाउड नहीं होता। ही हैज टू बी इनटू मेडिकल सुपरविजन प्रॉपर्ली। डॉक्टर आशीष, ये चर्चा हमारे लिए इसलिए भी अहम है और अपने दर्शकों को भी मैंने ये बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IBN 7 पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि आपको हम आगाह कर सके और ज्यादा जानकारी दे सकें। क्योंकि दिल्ली में एक मामला आया है, ये जो लाइबेरिया से युवक आया है, ये क्योर हो चुका था लेकिन अभी भी वायरस पाए गए हैं। कहा जाता है कि इलाज के भी 90 दिनों तक वायरस के जो अंश हैं आपकी बॉडी में हो सकते हैं। दिल्ली वालों को, या फिर अब इसके आगे हम भारत की बात करें, तो इस सिर्फ एक मामले से कितना खतरा है? इस एक मामले से तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। बेसिकली इसमें जो सरकारी तंत्र है उसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अभी हिंदुस्तान में आउटब्रेक हुआ नहीं है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी मरीज जो उन प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं उन्हें हम वहीं पर रोक लें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की जानकारी की कि ये जो मरीज आज हमने पाया है यहाँ पर, इसके लक्षण खत्म हो चुके थे, ये ट्रीट हो चुका था, बट इसके सीमन एनालिसिस में, जिसमें कि हमें मालूम है कि 60 से 80 दिनों तक भी वायरस पाए जा सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है कि उसकी जानकारी ली गई और फिर अब उसे क्वारंटाइन में रखा गया। और ये वायरस पाए जाने का मतलब ये भी है कि दूसरे से इन्फेक्ट हो सकते हैं? जी, अगर ये वायरस पाए जा रहे हैं तो वो दूसरे से इन्फेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, मतलब जैसे कि आपने बोला कि काफी विरुलेंट है, ये काफी तेजी से फैलता है, यानी कि अगर सरफेस से भी कांटेक्ट हो जाए तो भी ये फैल सकता है। बिल्कुल। इस एक मामले के आने से आप लोगों को क्या हिदायत देती हैं? सरकारी तंत्र को तो काम करना ही है, जाहिर तौर पर ये एक मामला पकड़ा गया, इस बात पर हम कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं कि आगे भी इस तरह की गहन जांच होगी अगर वहां से कोई आता है। लेकिन इस एक मामले के आने से जो हमारे आम जन है, जो हमारा IBN 7 टीवी देख रहे हैं, उनको किस तरह की जानकारी यहाँ पे मिलनी चाहिए? उनको क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, किसी भी आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें एक सोशल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई
ये चीज अगर आगे हो तो आपको कैसे एक्ट करना है, जिसे हम ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कहते हैं। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट ये सिम्टम्स दिखा रहा है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन होता है एनसीडीसी से दिल्ली में, और आरएमएल में पेशेंट को एडमिट करा जाता है, चाहे वो सस्पेक्टेड हो, क्योंकि कंफर्म तो रिपोर्ट के बाद ही होगा। तो आरएमएल में उसको अलग रखा जाता है, वहां से आपका सैंपल जाता है। सैंपल इसका बहुत, हर आदमी इसका सैंपल नहीं ले सकता, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं, पीपीई। वो ट्रेन लोग होते हैं, वही लोग सैंपल्स लेते हैं, और ट्रिपल पैकेजिंग करके 2 सेंटर्स फिलहाल हैं जहां पे वो टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल। एक तो एनसीडीसी में हो रही है, दूसरे पुणे में हो रही है, और नेशनल ये सावधानी इसलिए भी क्योंकि हो सकता है सैंपल कलेक्शन के दौरान ये फैल जाए। आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर आशीष हैं, इसलिए क्योंकि दिल्ली में इबोला का पहला मामला सामने आया है। दरअसल ये युवक लाइबेरिया से आया है, वहां पे क्योर हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इसके सीमेन में अंश पाए गए हैं इस वायरस के। डॉक्टर शालिनी, क्योंकि हमने ये भी बात की कि मलेरिया, कॉलेरा, दूसरी बीमारियों से जो लक्षण हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कैसे फिर भी हम ये भांप सकते हैं कि कहीं इबोला तो नहीं है। देखिए, आज के सिनेरियो में हमारे लिए एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट कहीं उस एरिया से तो नहीं आया, जैसे सेंट्रल अफ्रीका के किसी देश से जहां पे ऑलरेडी इबोला था। उसके लिए हमें हमारे एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो 2 से 21 दिन का होता है। उसमें पेशेंट इन्फेक्टेड होता है, मगर उसमें सिम्टम्स नहीं होते। इबोला के बारे में एक अच्छा चीज ये है कि सिम्टम आने के बाद ही पेशेंट इन्फेक्टिव होता है। तो जैसे ही अगर किसी पेशेंट को जो उस एरिया से आया हुआ है और फ्लू जैसे सिम्टम्स हो, जैसे फीवर हो, मसल वीकनेस हो, हेडेक हो, बहुत थकान महसूस हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग हो, ऐसे पेशेंट्स को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे हिस्ट्री बतानी चाहिए, और उसके बाद हम उसे सस्पेक्ट मानते हैं इबोला का, कंफर्म नहीं है अभी। फिर उसका जो ब्लड सैंपल है एक स्पेशल तरीके की वायल में, जो कि कभी भी ग्लास कंटेनर्स में नहीं होता, खैर वो डॉक्टर्स का काम है, वो जाता है 2 अलग अलग सेंटर्स पे, ये एक्रेडिटेड लैब्स होती हैं। और उसके बाद अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, अगर वो पॉजिटिव है फिर उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी तक ऐसी कोई लाइसेंस्ड ड्रग या वैक्सीन नहीं है मगर कि क्योर हो सकता क्योर हो, बट वी हैव टू गिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट जब तक पेशेंट में अपनी एंटीबॉडीज और नेचुरल इम्यूनिटी नहीं डेवलप नहीं हो जाती, जो कि तकरीबन 5 से 6 दिन में डेवलप होनी शुरू होती है। तो डॉक्टर आशीष, ऐसे में ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है वो और उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह का रोल निभाएं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं, जो मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन हुआ है, वो इमीडिएट केयर गिवर्स, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्फेक्ट हुए हैं। तो इसके लिए जैसे ही ये मालूम चलेगा कि ये मरीज़ इबोला का मरीज़ है, उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जो बिल्कुल अलग जगह रहेगी। उसके लिए एक अलग रूम रहेगा, अंदर ही टॉयलेट रहेगी, नोबडी इज़ अलाउड टू एंटर, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। इनफैक्ट यहाँ तक की भी गाइडलाइंस हैं कि जो उसके कमरे के अंदर जा रहा है उसकी भी पूरी जानकारी रखी जाए, ताकि उसको भी आगे चेज किया जाएगा कि कहीं उसमें इबोला के लक्षण तो नहीं है। जो भी उस व्यक्ति से, इबोला प्रभावित मरीज से अगर जो भी मुलाकात कर रहा है या जो भी केयर गिवर है जो दवाइयाँ वगैरह दे रहा है, उन्हें पूरे फुल प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा। वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, गियर्स होते हैं, उसको पहन के, जिसमें सिर से लेकर शूज तक पूरा कवर्ड रहता है, विच इज़ इम्परमिएबल टू एनी बॉडी फ्लूइड्स। क्योंकि ये देखा गया है कि ये जब फैलता है तो ये सारे बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे वॉमिट, फीसेस, ब्लड, यूरिन, सलाइवा, इन चीज़ों से तो फैलता है। और ये इसके अगर कोई संपर्क में आता है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान में ये रखा जाता है कि जब भी ऐसे लक्षण हो, अगर वो इन प्रभावित क्षेत्रों से आया है तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा,
और जी। पूरी मेडिकल देखरेख में रखा जाएगा। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर शालिनी, आप दोनों आए, अपना समय निकाला, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क और सजग रहने की बात है। जो यहाँ पे गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए यहाँ पे जो बातें डॉक्टर आशीष और डॉक्टर शालिनी ने कही, अगर कोई भी ऐसा मरीज आपके आसपास है जो कि फ्लू के लक्षण या किसी और बुखार के लक्षण दिखा रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और जांच जरूर कराइए।